जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा सिंह और आप हैं हमारे चैनल ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। हमारे चैनल पर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो बेनिफिट आपको मिल सकता है, जिस तैयारी से, जिस कोर्सेज से, जिन स्टडी मटेरियल से, वो सब के सब हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आप जो गिवन नंबर्स होंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, उन पर कॉन्टैक्ट करके लाइव क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं, प्लस आपके जो हमारे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं, और हमारे जो फ्री कोर्सेज हैं उनकी भी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो नंबर है वो गिवन है, उन पर आप कॉन्टैक्ट करके उनको ऐड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, नेवी, एयरफोर्स, जीडी, एसएससी, जीडी, स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम या फिर सेंटर का एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को एक बूस्ट देने के लिए आप हमसे जुड़िए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाके। यू जस्ट हैव टू टाइप दी ऑनलाइन करियर एकेडमी और आपके पास ऑप्शन सबसे टॉप पे आ जाएगा। डाउनलोड कीजिए ऐप को और अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, जो भी आपका कोर्स रिस्पेक्टिव जो भी आपका कोर्स बनता है उसमें, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए और अपना सिलेक्शन कीजिए। तो देखिए, हमने अभी इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे हिस्ट्री से रिलेटेड। इस वीडियो में हम आने वाली जो वीडियो, इसमें यही 30-40 के करीब क्वेश्चंस देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं, इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? ओके। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो देखिए, सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन पर। ओके, सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में कौन सी थी? मगध राज्य जो है उसकी राजधानी प्रारंभ में कौन सी थी? बात करनी पूछे प्रारंभ में कौन सी थी, तो वो थी राजगीर, और उसके बाद कौन सी बन गई थी? पाटलिपुत्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? आप सबको पता है किसने? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। किसके सानिध्य में, किसके गाइडेंस में चंद्रगुप्त को जो मौर्य शासक बना था, उसको बनाने के पीछे किसका हाथ था? तो वो था कौटिल्य का। ठीक है, उसका हाथ था। अभी आप मुझे बताइए कि चंद्रगुप्त है, उनके बाद कौन राजा आया था? चंद्रगुप्त का जो बेटा है वो कौन था? वो था बिंदुसार। ओके, बिंदुसार के बाद में कौन आया था? अशोका। ठीक है, अशोका भी सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। अशोका का भी इतिहास काफी बड़ा है। आप तो पढ़ते हैं तो उनके शिलालेख हमको मिलते हैं, इन्होंने कौन कौन सी बौद्ध संगतियां करवाई हैं, किस किस तरह से। आपको एक और बात बताती हूँ, जो चंद्रगुप्त हैं इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को अपना लिया था। और जो अशोका है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी इन्होंने काफी सारी चीजें की हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, मौर्य साम्राज्य का समयकाल क्या था? मौर्य साम्राज्य का समयकाल क्या था? तो इसमें आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछा, तो टाइम ड्यूरेशन क्या था? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 300 बीसी से लेके 184 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये उल्टे चलते हैं हम बीसी। ठीक है, तो 300 बीसी से लेके 184 बीसी तक, ये इसका टाइम ड्यूरेशन था, टाइम लाइन थी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? मैंने अभी आपको बताया अशोका ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उसने उसी धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए बहुत सारी बौद्ध संगतियां भी करवाई थी, और इसका प्रचार करने के लिए विभिन्न देशों में अपने जो पावर था उसका इस्तेमाल भी किया था। तो देखिए, वही क्वेश्चन आ गया है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोका ने श्रीलंका में किसे भेजा था? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है बाणभट्ट। ओके, बाणभट्ट को भेजा था श्रीलंका में किसने? अशोका ने। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम हो सकता है। आपको क्वेश्चन का क्रक्स पता है, बेस पता है, तो आप उसको किसी भी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया था। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता जो है वो था अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो है, ओके, यहाँ पर शायद आंसर गलत दे रखे हैं आंसर की में, इसका सही आंसर होगा अशोका।
ठीक है। चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहते हैं? कलिंग का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? कलिंग का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 261 बीसी में। देखिए कलिंग का जो युद्ध है वो अशोक ने लड़ा था। किसने लड़ा था? अशोक ने। ठीक है। और यही वो युद्ध था जिसके बाद में जो अशोका है उसका मन परिवर्तित हो जाता है और वो अपने आप को एक बौद्ध के रूप में परिवर्तित कर लेता है उसके बाद में। क्योंकि देखिए ये जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था इसमें बहुत पता नहीं कितने लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और जब अशोका ने अपने चारों तरफ इस तरह का नरसंहार देखा तो कहीं ना कहीं उससे ये लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मानव जाति के भले के लिए नहीं है। तो उसका मन परिवर्तित हो जाता है और वो अपने आप का वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो ये युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। तो हम कह सकते हैं कि कलिंग का युद्ध ही वो युद्ध था जिसने अशोका के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? दिल्ली के पास मेहरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? दिल्ली के पास एक जगह है मेहरौली, वहां का जो लौह स्तंभ है वो किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा गुप्त। चंद्रगुप्त वाले नहीं, चंद्रगुप्त जो अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं अशोका, चंद्रगुप्त, ये कौन है? ये मौर्य साम्राज्य के हैं। और ये जो गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्त साम्राज्य, ये दूसरा है। ओके, तो इसको याद रखना। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 ये क्या कहता है? किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ में उत्कीर्ण किया गया है? तो वो कौन है? समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त जो है वो है गुप्ता डायनेस्टी से आते हैं ये। ओके। इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। समुद्रगुप्त को इनकी बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं इनको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या कहता है? आर्यभट्ट व वराहमिहिर किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट व वराहमिहिर किसके समकालीन थे? तो वो थे गुप्ता डायनेस्टी जिस समय से चली थी, जिस टाइमलाइन में थी, उसी टाइमलाइन में आर्यभट्ट और वराहमिहिर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्त राजवंश जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश के दौरान कला एवं स्थापत्य का जो जितना विकास हुआ है उतना और किसी साम्राज्य में नहीं हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है गुप्त राजवंश जो है वो कला और साहित्य स्थापत्य के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 42 गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बहुत सारे लोग इसका चंद्रगुप्त इसका जो आंसर है वो उससे कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है चंद्रगुप्त अगर अकेला नाम आता है तो वो गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जो अगर साथ में आता है तो वो मौर्य डायनेस्टी से। इसको आप याद रखना। इतिहास में 3 चंद्रगुप्त हुए हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? तो इसका आंसर होगा श्रीगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 43 फायान चीनी यात्री जो 405 से 11 के बीच में आया था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य के शासनकाल में। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया है? मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया था। ओके। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, आप बताइए मुझे इसका आंसर किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है। इनको ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा गुप्त। गुप्ता डायनेस्टी का जो पीरियड रहा है उसको इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी आपको इसका क्यों का भी आंसर पता होना चाहिए कि इसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अभी पहले थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि कला एवं स्थापत्य के लिए जो है वो कौन सी डायनेस्टी रिस्पॉन्सिबल है? तो वो कौन सी थी? गुप्त डायनेस्टी। ओके। तो इसीलिए ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है इसको। ओके। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? किस दक्षिणी भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था?
किस दक्षिण भारतीय शासक ने, मतलब कौन सा साउथ इंडिया के कौन सा शासक था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर पराजित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने भारतीय शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ से थे? साउथ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो वो राजधानी उसकी थी कन्नौज। कन्नौज अभी कहाँ है? यूपी में। ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो एरिया है वो प्रेजेंटली कहाँ है, तो वो कहाँ है? अभी यूपी में। ओके, आपको पता होना चाहिए सारी छोटी छोटी चीजें ये। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेंसांग, अभी इससे पहले कौन आया था? फाहियान। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ह्वेंसांग की। तो ये किसके काल में भारत आया था? ये आया था हर्षवर्धन के काल में। ओके, हर्षवर्धन जब राजा था उस काल में ह्वेंसांग इंडिया आया था। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? बाण भट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? बाण भट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? तो वो किसके थे? हर्षवर्धन के। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। जिस तरह अकबर के कोर्ट में 9 रत्न हुआ करते थे दरबार में, इसी तरह हर्षवर्धन के भी कुछ इंपॉर्टेंट कवि हुए हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कई बार से। उनमें से एक कौन था? बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 50, कोणार्क जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क का जो उड़ीसा का जो सूर्य देव का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था नरसिम्हा प्रथम ने। किसने? नरसिम्हा प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? कौन से वंश के? इंडिया के जो शासक हैं उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो वो किसने किया था? वो किया था चोल डायनेस्टी। चोल चालुक्य ये सब पता है, साउथ इंडिया में आए हैं तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो किसने किया था श्रीलंका पर आक्रमण? चोल डायनेस्टी के राजा ने। क्वेश्चन नंबर 52, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने। आपको इन ऑप्शंस को याद ही रखना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको इनको याद ही करना है, चाहे रटिए, आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो बार बार देखिए, लेकिन आपको याद करना है क्योंकि यही आपके एग्जाम को क्लियर करवाएंगे। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? निम्न में राजवंश व शासन क्षेत्र में कौन सा युग्म गलत है? निम्न में राजवंश और शासन क्षेत्र में कौन सा युग्म गलत यहाँ पर सुमेलित किया हुआ है? तो हमें देखिए, चालुक्य जो है वो बादामी और कल्याणी देवी, ये सही है। नेक्स्ट है पांडे, ये मदुरई से थे, ये भी सही है। चोल दक्षिण भारत में थे, ये भी सही है। लेकिन पल्लव जो है वो उड़ीसा में नहीं थे। पल्लव डायनेस्टी जो है वो उड़ीसा में नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? चोल ने। चोल जो शासक हुए हैं उन्होंने इसका तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, आप मुझे ये बताइए कि तंजौर कहाँ पर है? आप खुद सोचिए, ये बात सर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप पता कीजिए तंजौर फिलहाल कौन सी जगह पर आता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो वो था दांती दुर्गा, जिनको हम दंडी भी बोलते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं कौन? दांती दुर्गा। क्या बोलते हैं इनको? और दंडी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो किया था शैव धर्म को। किसको? शैव धर्म को। इन्होंने कौन से मंदिर बनवाए थे? शिव के। ओके, ये सब आपको कनेक्ट करके पढ़िए तो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? देखिए क्वेश्चन वही रिपीट होके आ रहा है, उसी में क्वेश्चन की लैंग्वेज तोड़ मरोड़ के आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। तो अभी हमने पढ़ा कहाँ पर किया था?
तंजौर, तंजौर आप मुझे पता करके बताइए कौन सी जगह पर है तंजौर। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी, ईस्ट में जो चालुक्य थे उनकी राजधानी कौन सी थी, तो उनकी राजधानी थी वेंगी। ओके, वेंगी एक जगह है, वो उनकी राजधानी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 59, मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ये पूछा है आपसे। तो ये कहाँ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, हमें यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हम पहले टिक कर लेते हैं, आंसर इसका होगा बी। तो मतलब विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी, 57 ईस्वी में। ओके, 57 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं शक संवत की स्थापना, ये कब, ओके देखिए इसको मिलान कर लेते हैं। पहले विक्रमी संवत की स्थापना 57, ओके, शक संवत की स्थापना 78, हिजरी संवत की स्थापना 622 ईस्वी, 622। फायान भारत कब आया था, 405 ईस्वी में। ओके, इस क्रम को थोड़ा याद रखिए क्वेश्चन में, ये एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन का निचोड़ पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो सबसे पहले किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे कुषाणों ने। इन्होंने सबसे पहले जो मुद्रा है उनको सोने के रूप में परिवर्तित किया था। क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यादव शासकों की राजधानी कौन सी थी, यादव शासकों की जो राजधानी थी वो थी देवगिरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जो लड़ा गया था उसमें किसको पराजित किया गया था। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था, कब हुआ था, 1191 में। ये किस किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें कौन हारा था, तो मोहम्मद गौरी की इसमें हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और लेकिन गलती क्या कर दी थी पृथ्वीराज चौहान ने कि मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था और उन्हें जाने दिया था। उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपनी 1 साल का टाइम लेते हैं, अपनी सेना को तैयार करता है फिर से और वापस से अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पर, जो कि उनकी गलती थी, उन्होंने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था। और वो अटैक पृथ्वीराज चौहान पर इतना भारी पड़ता है कि उनको हारना पड़ता है। तो ये अटैक कौन सा था, तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कब हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसने किसको हराया था, तो देखिए इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आज हमारे पास इस स्लाइड में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें बाकी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सीरीज के माध्यम से एटलीस्ट आप इनको 2 से 3 बार जरूर करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बार बार अगर एक बार आपकी आंखों के सामने से निकल भी जाए, जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो भले ही आपने वो टॉपिक ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन कहीं पर देखा हुआ है, कहीं पर पढ़ा हुआ है, तो आप उस पर एटलीस्ट 80% करेक्शन के चांसेस आपके वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आई इंसिस्ट आप क्वेश्चंस को एक बार वापस रिपीट जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।